दोस्तों, मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाता हूं और उस नाते से मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं यहाँ आकर के बोलूं, क्योंकि हमारा जो शासन है वो हिंदी का पक्षधर अपने आप को मानता है और इसलिए भी मुझे ज़रूरी लगा कि हिंदी क्या है और उसका किस तरह से इस्तेमाल इस शासन द्वारा किया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखूं। आप लोग देखे होंगे कि आजकल सरकार की तरफ से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। उसमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भारत कहीं नहीं है उसमें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यह जो हिंदी अनुराग है वर्तमान शासन का, वह है नहीं। वह कुल मिला जुला कर नौ उपनिवेशीकरण या फिर से उपनिवेश बनाने के लिए एक जुमले की तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए भी मैं हिंदी और विशेष रूप से साहित्य के पक्ष से अपनी बात रखने आया हूं, क्योंकि यह जो साहित्यकारों की दुनिया है और जिसने स्वाभाविक रूप से वर्तमान दौर में जब घुटन बढ़ने लगी तो साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने बाकायदे एक सामाजिक व्यक्तित्व की तरह से हस्तक्षेप किया इस माहौल में। और जेएनयू पर जो हमला है उसके बारे में एक चीज मेरा मानना है और उसे गहराई से मैं मानता हूं, वह यह कि जो 3 बुद्धिजीवियों की हत्या हुई, गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर और एमएम कालबुर्गी, उन हत्याओं का यह विस्तार है जो जेएनयू पर आक्रमण हुआ है। क्योंकि ये साहित्यकार लोग थे और इन लोगों की हत्या की गई एक बुद्धि विरोधी वातावरण बनाने के लिए, और उसी हत्या का अगला नतीजा है एक संस्था की हत्या करने की कोशिश। और यह जो हत्या करने की कोशिश है तो सिर्फ संस्थाओं की हत्या करने की कोशिश नहीं है, बल्कि सोचने समझने और सोचने समझने वाले लोगों का जो तरीका होता है विरोध करने का, सोचने समझने वाले लोगों के विरोध करने का जो तरीका होता है वो साहित्य का तरीका होता है। और ये साहित्यकार लोग होते क्या हैं? अब देखिए, संस्कृत में कहा जाता है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापते। तो यह जो कवियों की दुनिया है वह दुनिया उनकी एक वैकल्पिक दुनिया है। वास्तविक दुनिया के समानांतर वो एक प्रति संसार की रचना करते हैं और बहुत कुछ इस दुनिया के सिर्फ समानांतर नहीं बल्कि इस दुनिया के विरोध में एक प्रतिरोध की दुनिया का निर्माण करते हैं साहित्यकार। और इस नाते से पूरी दुनिया में साहित्यकार एक हद तक, क्योंकि पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि सरकार की आलोचना करना ब्लास्फेमी है, तो साहित्य की जो दुनिया है वो एक तरह से ब्लास्फेमी की दुनिया है, क्योंकि वह ईश्वर के बनाए हुए संसार के मुकाबले एक प्रति संसार की रचना करते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि वशिष्ठ के मुकाबले साहित्यकार अपने आप को विश्वामित्र की संतानें मानते हैं। उन्होंने एक प्रति संसार की रचना की है जो प्रतिरोध का संसार है और किसी भी सत्ता के खिलाफ वो खड़ा होता रहा है। वह धर्म सत्ता हो, वह पूंजी की सत्ता हो, दोनों ही सत्ताओं के खिलाफ साहित्यकार लोग खड़े होते रहे हैं, हमेशा से खड़े होते रहे हैं। आदि कवि वाल्मीकि थे, वहीं से शुरुआत होती है
और इस बात को हमेशा पहचाना भी गया है साहित्य के प्रसंग में कि जो साहित्य है वह अपनी जगह ही बना पाता है सत्ता के प्रतिरोध से। और वह सत्ता का प्रतिरोध सिर्फ मौजूदा सत्ता का प्रतिरोध नहीं, सिर्फ राजनीतिक सत्ता का भी प्रतिरोध नहीं, बल्कि धर्म सत्ता का भी प्रतिरोध होता है। और मैं इसे हिंदी कविता, उर्दू कविता दोनों से बताने के लिए तैयार हूं। आप सब जानते हैं, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। उस दुनिया के नागरिक होते हैं साहित्यकार। और इसलिए धर्म की सत्ता हो, पैसे की सत्ता हो, उसके खिलाफ खड़ा होना वो अपना कर्तव्य मानते हैं। क्योंकि ये जो सत्ताएं होती हैं, ये सत्ताएं आम तौर पर लोगों का गला घोंट करके खड़ा होना चाहती हैं। ये सत्ताएं लोगों का गला घोंट के लोकतंत्र को खत्म करके, और इस बात को यहाँ पर इतिहास से बहुत सारे लोगों ने बात रखी। हब्सबॉम ने इस बात को निरंतर चिन्हित किया है कि लोकतंत्र या जनमत के साथ पूंजीवाद कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा है। पूंजीवाद हमेशा से एक अल्पतांत्रिक शासन रहा है और वो कभी भी लोकतंत्र के साथ बहुत सहज अनुभव नहीं करता रहा है। तो यह जो पूंजी की सत्ता है वह आम तौर पर लोकतंत्र को खत्म करके आती है। और दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने लिखा है एक लेख, बहुत बड़ा लेख लिखा उन्होंने, कविता क्या है। उसमें उन्होंने यही कहा कि कवि का काम शासक की प्रशंसा करना नहीं है, कवि का काम पैसे के सामने घुटने टेक देना नहीं है, कवि का काम है देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, उसकी सृजनात्मकता को पहचानना। और यह जो देश के लोग हैं, और इसलिए साहित्य को आप हमेशा देखिएगा कि वह बजाय सत्ता के लोगों के साथ खड़ा होता रहा है। और यह डाइकोटोमी साहित्य ने महसूस की है निरंतर उस बात को। और मुझे याद आ रहा है, बहुत पॉपुलर कविता है, ब्रेख्त की कविता है कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। बल्कि उल्टा मैं कह रहा हूं, इस जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। मुझे सरकार को सलाह है कि वह इस जनता को भंग कर दे और अपने लिए दूसरी जनता चुन ले। तो कहने का मतलब कि जनता बनाम सरकार, ये हमेशा ही साहित्यकारों को महसूस होता रहा है कि सरकार और जनता कभी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं आमतौर पर। और इसीलिए हर एक सरकार चाहती है कि उसे और देश को एक मान लिया जाए, सरकार और देश एक मान लिया जाए, ये हर एक सरकार की चाहत होती है। लेकिन ये जो साहित्यकार लोग हैं, जो चुने हुए लोग नहीं हैं, लेकिन ये अंतःकरण के सिपाही होते हैं। और इसलिए ये लोग जनता के पक्ष से खड़ा होकर के कहते हैं कि सरकार का विरोध करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। कभी भी सरकार का साथ देना कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी ने कहा कि आज तक, उन्होंने संसद के बारे में कहा कि संसद ने आज तक अपने तई कोई भी जनता के लिए फायदेमंद कानून पास नहीं किया है। उसका कारण यह है कि जो लोग संसद में जाते हैं वो सरकार बनाते हैं, और सरकार कभी भी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। सरकार और जनता के बीच में एक विरोध होता है, और उस विरोध में साहित्य हमेशा ही जनता के साथ खड़ा होता है। और साहित्य जो जनता के साथ खड़ा होता है, उसके बुनियाद में एक और चीज होती है, साहित्य हमेशा ही छोटी चीजों के पक्ष में खड़ा होता है। आप जानते हैं, अभी मृत्यु हुई
वीरेन डंगवाल की। वीरेन डंगवाल इसी के लिए हिंदी साहित्य में मशहूर हैं कि उन्होंने छोटे छोटे लोगों की ताकत को सामने रखा। बड़ी चीजें, वृहदाकार चीजें, ये शासकों को पसंद आती हैं, और वृहदाकार चीजों का जो डिस्कोर्स है वो हमेशा ही शासन का डिस्कोर्स होता है। उसके मुकाबले साहित्य छोटी चीजों का डिस्कोर्स खड़ा करता है। आप जानते हैं जो वृहदाकार चीजें हैं, नागार्जुन जी ने एक कविता लिखी कि नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। शासन की बंदूक होती है जो विराट होती है। लोग तो छोटे ही होते हैं, जो जनता होती है वह हमेशा छोटी चीजों, छोटा लघुता के मुकाबले विराट, सब कुछ विराट बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी होगी, सबसे बड़ा झंडा लगेगा, झंडे का वेट 150 किलो होगा, तो मतलब विराट बड़े के मुकाबले साहित्य हमेशा छोटे के पक्ष में खड़ा होता है। और छोटे के पक्ष में इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जनता जो है उसकी ताकत उसके छोटेपन में है। वो छोटा है लेकिन वो ताकतवर है, अपने छोटा होने से ही ताकतवर है। विराट को जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि अगर आप पूरी ताकत से मुझे मारने के लिए दौड़े और मैं हट गया अपनी जगह से, तो आप अपनी ही फोर्स में गिर जाएंगे मुंह के बल। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी विराटता लेकर के जब हमला आप कर रहे हैं तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा। मैं उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जो ताकत है, और हमारी ताकत लघुता की ताकत है, उसको मैं खड़ा करूंगा। और वह मौजूद है, वह छोटे लोगों से मिलकर के वह ताकत बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। और हावर्ड जिन की मैं आत्मकथा पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि हमेशा शासक लोग इस बात को कहते हैं कि अब बदलाव नहीं आएगा, अब जो नौजवान हैं वो आदर्शवादी नहीं रह गए और वो बदलाव नहीं करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इतिहास में यह बात इतनी बार झूठी साबित हो चुकी है कि अभी अनेक बार ये बात झूठी साबित होगी। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि 40 और 50 के दशक में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 साल बाद 60 का दशक आने वाला है। लोग बहुत आराम से इस बात को कह रहे थे कि अब तो नौजवान सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता बनकर के रह गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन सब की भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए 60 का दशक आया और पूरी दुनिया को नौजवानों ने अपनी परिवर्तनकामी भावना की गर्मी से भर दिया। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के यह जो लड़ाई है वो एक तरह से परिवर्तन न चाहने वाले और परिवर्तन चाहने वालों के बीच की लड़ाई है, और जिसमें आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं और आपकी जो ताकत है वो विराटता की ताकत नहीं है, वो अनेक की ताकत है। वो छोटे ही ढेर सारे जो लोग हैं वो उनकी ताकत है, और इस ताकत के पक्ष में साहित्य हमेशा से खड़ा रहा है। मैं शुरू करूं तो आधुनिक काल में ही प्रेमचंद, आप लोग जानते हैं प्रेमचंद ने एक बहुत लंबा लेख लिखा कि क्या निर्मल जी वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक सज्जन थे जो जाति प्रथा का समर्थन कर रहे थे, तो प्रेमचंद ने लिखा कि जाति प्रथा का समर्थन करने वाला राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ते हुए प्रेमचंद ने इस बात को रखा कि सामंतवाद का भी आपको विरोध करना पड़ेगा। और प्रेमचंद ने एक तरह से राष्ट्र की जो परिभाषा की, उसमें उनका यह मत था
कि यदि आप जाति प्रथा से मुक्त नहीं करते हैं लोगों को तो वो राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता है। जाति प्रथा के सताए हुए लोग कभी भी अपने आप को इस राष्ट्र का नागरिक नहीं महसूस कर पाएंगे। इसलिए, और यह बात प्रेमचंद ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेमचंद गांधी के समर्थक थे, लेकिन यह बात प्रेमचंद ने अंबेडकर से ग्रहण की थी, जिसमें अंबेडकर का ही कहना था कि जिस तर्क से आप अंग्रेजों के शासन का विरोध करते हैं, उसी तर्क से जो हिंदू समाज के दलित हैं उनके साथ भी आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, उनको भी आप कब्जे में नहीं रख सकते हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि प्रेमचंद में ये चीज मौजूद है। आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो साहित्यकारों की प्रतिरोधी धारा है उसने कितने सृजनात्मक ढंग से इन सब चीजों का, जिनका नाम लेकर के लोगों को दबाया जाता है, विरोध किया है। उदाहरण के लिए रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय एक कवि थे, आनंद सर बैठे हुए हैं, इनकी राजनीतिक धारा को मानने वाले थे। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। हरिचरना नाम का एक कॉमन आदमी है जिसके पास पजामा भी नहीं है, सुथन्ना है, वह भी फटा हुआ है, लेकिन वो अधिनायक का गीत गाता है इस राष्ट्रगान के जरिए। जो आजाद भारत में औपनिवेशिक छवियां बनी हुई थीं, उनके विरोध के लिए नागार्जुन ने लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। पुनः उपनिवेशीकरण जो आ रहा था उसको नागार्जुन ने उसी समय पहचान लिया था। इसलिए राष्ट्रवाद या देशभक्ति जो उन्होंने उस समय उठाया था, देशभक्ति का मतलब था साम्राज्यवाद विरोध। देशभक्ति का मतलब अपने ही देश के लोगों का विरोध नहीं है, देशभक्ति का मतलब होता है साम्राज्यवाद का विरोध, और अपने लोगों का अगर विरोध है तो सामंतवाद का विरोध, उस चीज का विरोध जिसने अपने लोगों की सृजनात्मकता को रोके रखा है, इस बात का विरोध। और इस तरह से उन लोगों ने उस जमाने में देशभक्ति को परिभाषित किया था। आज के दिन देखिए, अब ऐसा है कि देश जो है वो तो कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता है। बहुत पहले कैफी आजमी ने लिखा कि ये जो दुनिया का पुराना नक्शा तुमने मेज पर बिछा रखा है, इसमें कावाक लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम मुझे इसमें कहां ढूंढते हो। तो ये जो देश होता है ये लकीरों से बना हुआ नक्शा नहीं होता है, ये लोगों से बनता है। और लोग जो होते हैं, अगर उनके प्रति आपको मोहब्बत नहीं है तो कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है। यह देशभक्ति जो उन लोगों ने गढ़ी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, जो हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने गढ़ी, उसमें मूल बात यही थी कि साम्राज्यवाद विरोध और सामंतवाद विरोध, देश की जनता पर यह जो जाति व्यवस्था बैठी हुई है उसका गला पकड़ करके उसका विरोध करना, और इससे देशभक्ति परिभाषित हो रही थी। और उपनिवेशवाद की, जैसा मैंने कहा कि जो छायाएं थी जो आजादी के बाद भी मौजूद थी, उनका विरोध करते हुए रघुवीर सहाय ने ये पंक्तियां लिखी। आज की तारीख में आप सोचिए कि इस पर 15 सिडिशन चार्जेज लग जाते क्योंकि इसमें सीधे राष्ट्रगीत का मजाक उड़ाया गया है। और देखिए, धूमिल नाम के एक कवि हुए, धूमिल ने एक कविता लिखी कि देश क्या 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है। अब आप सोचिए कि अगर यह कविता वो आज के समय में लिखते तो उन पर कितना देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। वैसे अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये राजद्रोह है। राजद्रोह को देशद्रोह में जो तब्दील कर दिया गया है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। देश माने शाहे वक्त का विरोध करना तो सबने कहा है कि धर्म है हमारा,
क्योंकि वह हमारे ऊपर कब्जा किए हुए बैठा है। जो वर्तमान निजाम है उसका विरोध करना तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसका विरोध किए बगैर तो समाज में बदलाव आ ही नहीं सकता है। अब एक चीज जो पूरे देश में चल रही है और मुझे लगता है कि ये आजादी की दूसरी जंग है, ये जो चल रहा है वो आजादी की दूसरी जंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए दोस्तों, और इसमें बड़े सवाल हल होने हैं। जो सवाल हल होना है वह यह कि क्या किसी समाज को अपने ही आलोचकों के लिए जगह बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय इसी समाज, उनको जरूरत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप आज पैसा दीजिए, ये व्यवसाय नहीं है ना कि हमने पैसा दिया और मुझे माल दीजिए ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप व्यवसाय में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कबीरदास ने लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समाज को इस बात की जरूरत होती है कि अपने आलोचकों के लिए वह जगह निर्मित करे। अन्यथा आप सोचिए कि समाज जहां मौजूद है वहीं पर अनंत काल तक उसे रहना अच्छा लगेगा क्या? उसी समाज में इस बात की भी चाहत होती है कि उसमें बदलाव आना चाहिए, और उस बदलाव की जगहें बनाने का कर्तव्य भी समाज का ही होता है। विश्वविद्यालय वही होते हैं। तमाम ऐसी जगहें इस समाज को ही बनानी पड़ती हैं और उनके लिए बाकायदे निवेश करना पड़ता है, क्योंकि वह उस समाज में बदलाव की दिशा देते हैं, बदलाव की चाहत पैदा करते हैं। क्योंकि किसी भी समाज में सभी लोग सुखी नहीं रहते हैं, किसी भी समाज में सभी लोग सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए जो लोग वंचित हैं उनके अंदर हमेशा इस बात की चाहत रहती है कि इस समाज की परिस्थिति को बदला जाना चाहिए। वह जो बदलाव की इच्छा है, उस बदलाव को शक्ल देना, एक आकार देना, यह बिना एक बौद्धिक चिंतन की जगह के संभव नहीं है। और इसलिए यह सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। क्योंकि पहली देखिए विश्वविद्यालय क्या थे, हमको मिल गए, माहौल ऐसा था कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं कि इनकी समाज में कितनी जरूरत है। आलोचना की जगह समाज में होनी चाहिए कि नहीं, आलोचना समाज की जरूरत है। यह बात हमने एक संघर्ष के जरिए नहीं हासिल की, बल्कि हवाओं में थी, इसलिए यूं ही हमने विश्वविद्यालय स्वीकार कर लिए। यह जो जंग शुरू हुई है वह वास्तव में भारत को एक ऐसा भारत बनाने की जंग है जिसमें आलोचना के लिए भी जगह हो, आलोचना के लिए भी जगह हो। और वह आलोचना दोस्तों आप जैसे चाहेंगे उसी शक्ल में नहीं प्रकट होगी, जैसे आप निर्धारित करेंगे उसी शक्ल में आपकी आलोचना नहीं सामने आएगी। आपको समझना होगा कि उस आलोचना की भाषा क्या है, और इसीलिए जरूरत है कि ये जगहें पैदा हों और ज्यादा बढ़ें। जिस बात को लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा देश जेएनयू हो जाए, लड़ाई इस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि पूरा देश एक ऐसे लोकतांत्रिक माहौल में ढले जिसमें बहस बातचीत की गुंजाइश बने, बजाय इसके कि हमने कह दिया, वो कहा ना राजेश जोशी ने, कि जिनकी कमीज होगी उनकी कमीज से सफेद वे मारे जाएंगे। यानी हम ये न कह सकें कि आप में ये कमी है। ऐसा समाज कोई समाज बनाना नहीं चाहेगा अपने आप को। समाज में आलोचना की जगहें रहें, यह भी देशभक्ति का ही अंग है। जनता के पक्ष में बदलाव हो और उसके लिए पूरा कॉन्सेंसस बने, समाज में सहमति बने, यह भी देशभक्ति का ही अंग है। देश से मोहब्बत,
इससे कोई बड़ी नहीं हो सकती है कि देश की अवस्था को सुधार करने के लिए देश के वर्तमान की हम आलोचना करें, और जो हथियार हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं हथियारों के जरिए हम आलोचना करें। उदाहरण के लिए इसी अर्थ में मैं कह रहा था कि यह जो प्रतिरोध नया पैदा हुआ है, इस प्रतिरोध ने सृजनात्मकता के तकरीबन सभी मानदंड तोड़ दिए हैं। यह सही बात है कि स्वाधीनता आंदोलन में भी बहुत सृजनात्मक ढंग से विरोध हुआ था, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, और इसीलिए देखिए हमने जितने लोगों का नाम लिया, प्रेमचंद का नाम लिया, निराला का नाम लिया, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रिएटिवली अपोज किया उस समय के शासन को, उस समय की व्यवस्था को। उसी तरह से क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता इस प्रतिरोध के भीतर पैदा हुई है, यह सृजनात्मकता भी बहुत ही बेजोड़ है। अब उदाहरण के लिए यही जो चीज है जो चला रहे हैं आप लोग कि वैकल्पिक क्लासरूम, और सही बात है कि ज्ञान तो कभी भी बैठे ठाले नहीं आता है ना, माने दिमाग में कोई चीज आप स्टोर कर सकें, सूचनाएं रह सकें, इसके लिए जरूरी है कि ज्ञान जीवन संदर्भों से जुड़े, और जीवन संदर्भ हमेशा और हमेशा जीवन संघर्षों से पैदा होते हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रेमचंद ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, मुझे सबसे ज्यादा जो परिभाषा पसंद है वह यह कि साहित्य जीवन की आलोचना है, क्रिटिसिज्म। जो है वैसा ही नहीं चाहिए, उससे बेहतर चाहिए, जो है उससे बेहतर चाहिए हमें, और यह प्रेरणा निर्मित करना, इसके लिए प्रतिरोध करना, इसके लिए जो मौजूदा व्यवस्था है उसका विरोध करना, और जो साधन हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं साधनों के जरिए विरोध करना। और इस मामले में आप लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के तरीके इख्तियार किए हैं, और विरोध का यह जो स्वर है, यह जो दौर है, बेहद सृजनात्मक है। ये इसीलिए एक नए भारत के बनाने की लड़ाई है। और इसमें पिछले दिनों एक जगह एक सेमिनार थी नेतृत्व के सवाल पर, आनंद सर भी मौजूद थे, और वहाँ हमने इस बात को देखा और कहा भी कि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया और पुराने समय अच्छा था और ये था। आप संसद की बहसों का स्तर देख लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो बहसें हो रही हैं उनका स्तर देख लीजिए। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आगामी नेतृत्व पुराने नेतृत्व से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा गहरा साबित होने वाला है। नए भारत की तस्वीर बहुत ही बेहतर ढंग से ये नेतृत्व गढ़ने वाला है, और इस लड़ाई में बहुत छोटा सा योगदान करने के लिए मैं भी आज आया। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।